मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है और मिलता नहीं कुछ डरने वाले को ज़िंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में ये जहां होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अब ये डर जाइएगा सर, आज का लास्ट दिन है, पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल डर जाइएगा, तो फिर समझिए क्या होगा। तो बिल्कुल जो वक्त बचा है उसमें पढ़ लीजिए। और आज दोस्तों इसमें लोग महातांडव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के सवाल का जो अब तक आप लोगों को पढ़ाए हैं सभी एक वीडियो में मिक्सअप कर दिए। आप लोगों का पूरा फुल टू रिवीजन हो जाए एक वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और आप लोगों को तो याद होगा ही, जस्ट पार कर दीजिए। आप इसको 2x स्पीड में भी 1.5x स्पीड में भी देख सकते हैं अपना रिवीजन जल्दी करने के लिए इसको, बट इसको देख जरूर लेना एक बार, क्योंकि एक वीडियो में आपका सभी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देख लेना, कि इसमें आप लोगों को जो भी वीडियो पढ़ा है सारा चीज इसमें समाप्त है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में कई बार जो पूछा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जो आए हैं पहली बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। चलिए सवालों को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला व्याकरण का सवाल है कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है। याद रखिए, सम्राट का स्त्रीलिंग जो होता है सम्राज्ञी होता है। क्या? सम्राज्ञी, ठीक है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन का विलोम क्या होता है। नूतन मतलब नया चीज, तो उसका विलोम क्या होता है? नूतन का पुरातन। नूतन का नवीन, अवनत, नया, तीनों का अर्थ नया ही होता है। नूतन का उल्टा बोला है तो पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 100% सही उत्तर हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों? आंख का पर्यायवाची चक्षु भी होता है, नयन भी होता है, दृष्टि भी होता है, इसका मतलब आंख होता है। बट ये जो कर्ण है, कर्ण का मतलब कान होता है भाई, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन होगा दोस्तों, पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तकें होता है, ठीक है, पुस्तकें। प्रसाद, प्रसाद का सही अर्थ भेद है, सुन लो। प्रसाद और प्रसाद, प्रसाद मतलब, प्रासाद मतलब होता है महल, और प्रसाद मतलब कृपा। जब आप लोग कोई पूजा होता है दोस्तों, पूजा के बाद आपको मिलता है ना कुछ भोग, तो उसको वो क्या होता है एक्चुअली में? भगवान की कृपा होती है, ठीक। तो ये इसलिए प्रसाद और प्रसाद का सही अर्थ क्या हो जाता है? देखिए, प्रसाद का अर्थ भोग भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रसाद का अर्थ प्रसाद भी साथ में जुड़ा हुआ है ना, इसलिए प्रसाद क्या हो जाएगा? प्रसाद का अर्थ महल होता है। अरे भाई दिमाग खराब कर रहा है ये। देखो, प्रसाद, प्रसाद का सही अर्थ हो जाए कृपा और महल, क्योंकि एक प्रसाद का अर्थ होगा कृपा और प्रसाद का अर्थ होगा दोस्तों महल। समझ गया ना? एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप अपने एग्जाम में दोस्तों अच्छा नंबर लाने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी एक कर दीजिए। मतलब क्या? अत्यधिक परिश्रम कीजिए, बहुत परिश्रम कीजिए। समझ रहे हो? तो एड़ी चोटी एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। तो बिल्कुल अगर अच्छा नंबर चाहिए तो भैया आज से अभी से एड़ी चोटी एक कर दो, ठीक है। आंख का तारा होना क्या? और बिल्कुल आप अपने एग्जाम में एड़ी चोटी एक कर दो, ताकि आप अपने माता पिता के लिए, सबके लिए आंख का तारा बन जाओ। मतलब क्या कि एग्जाम में बहुत मेहनत करो ताकि अच्छा नंबर आएगा और आप सबके प्यारे दुलारे बन जाओगे ना। तो आंख का तारा होना मतलब क्या? अत्यधिक प्यारा होना मेरे भाई। जी हाँ, आंख का तारा होना। आप किसके आंख के तारे हो? कमेंट करके जरूर बोलिएगा। निम्न में एक सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? देखो, सरल वाक्य, सिंपल सा वाक्य है। पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है, और जुड़ गया भैया, ये संयुक्त वाक्य बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, की जुड़ गया, मतलब ये मिश्र वाक्य हो गया। काश आज वर्षा होती, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा सिंपल सा शब्द है भैया? पानी बरस रहा है। चलो बहुत बढ़िया, एक सही हो गया। मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा दोस्तों? मानव का सही विशेषण याद रखना इंपॉर्टेंट है, मानवीय होता है। क्या होता है? मानवीय। मानवीय, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाए। मानवीय में रसोई का नहीं होता, याद रखना, दीर्घ क्या होता है। निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन है? परिणामवाचक मतलब क्या? वो परिमाण बोलता है, कितना परिमाण है, मात्रा कितनी है, तो मात्रा कौन दर्शा रहा है? देखो, 3 प्रकार का विशेषण होगा आप लोग का। एक होगा परिमाणवाचक, एक होगा संख्यावाचक, और एक होगा गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक में चीजों को गुण बताइए, जैसे दही, सब्जी बोलेगा तो अच्छा सब्जी, तो अच्छा गुण हो जाता है। मीठा दही, तो मीठा उसका गुण हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है, यहाँ सिर्फ दही सब्जी लिखा हुआ है। और परिणाम मानवाचक मतलब ये मान दिखाए, कितना मात्रा में है, 1 तोला दूध, 5 किलो सब्जी, ये इस प्रकार का दिखाएगा। और क्या? संख्यावाचक में संख्या दिखाए, 4, 5, 6 संख्या लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाण बोला है, क्या परिमाणवाचक बोला है, तो 1 किलो आलू यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक हुआ 1 किलो आलू। अगर संख्यावाचक बोलता तो संख्यावाचक भी ये कर सकते थे, समझ रहे हो? तो परिमाणवाचक भी 1 किलो आलू हो गया परिमाणवाचक। अगर बोलता 4 आदमी, कितना क्या हो जाए? 4 आदमी, तब संख्यावाचक हो जाएगा। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द को छांटिए। निर से क्या बनेगा दोस्तों? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब जो किसी शब्द के पहले लगा होता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और एक होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में लगा होता है मेरे भाई। तो उपसर्ग बोला है तो नीर उपसर्ग, सबसे पहले नीर कहाँ लगा है? तो निर्जन बोलते हैं ना, निर्जन, तो नीर इसमें लगा है, ऑप्शन नंबर 4 में, निर्जन में।
आई प्रत्यय, आई प्रत्यय किसमें लगा है? आई, भलाई हो रहा है ना, प्रत्यय मतलब बाद में, तो भलाई, आई भला जोड़ आई भलाई। कितना आसान है। अब दोस्तों आप लोगों का पाठ्य पुस्तक के लिए तैयार हो जाओ। 26 से लेकर 40 तक दन दनादन मारो गोली और एग्जाम के बाद खेलना होली। क्या देखो पहला सवाल 26 नंबर, दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है? बुद्धिहीन मतलब बुद्धि नहीं है उसमें, कौन बुद्धि नहीं है भाई? गधा में बुद्धि नहीं होता है, इसलिए तो गधा एक गाली भी हो गया है। नहीं समझते हो तो टीचर क्या बोलता है? अरे गधा आ गई का, गधा बोलता है ना, तो गधा मतलब क्या? बुद्धि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन गधा मत होना। आगे नाना साहब की पुत्री का नाम क्या है दोस्तों? क्या था? तो नाना साहब की पुत्री का नाम था देवी मैना। नैना न मैना, नैना न सैना, क्या नाम था? देवी मैना। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? साड़े भाड़े तिहाड़ दाड़े। अरे नाम भी गजब का है, साड़े भाड़े डाड़े। तो याद रखना तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है डाड़े, ठीक है, डाड़े को सबसे खतरनाक स्थान बोला जाता है। नाम ही खतरनाक है तो स्थान खतरनाक नहीं होगा, बताओ तो। सांवले सपने की याद में वर्ड वाचर किसका क्या गया? देखो सांवले सपनों की याद दोस्तों ये जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कविता है, एक कहानी है, ठीक है। सांवले सपने की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई है और इसमें दोस्तों सालिम अली की जीवनी को बताया गया है। किसकी? सालिम अली को जीवनी को बताया गया है। सालिम अली क्या थे दोस्तों? एक पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों के संबंध में शोध करते थे, तो उन्हीं को इसलिए दोस्तों वर्ड वाचर क्या, वर्ड मतलब क्या? पक्षी, तो वर्ड को देखता था वर्ड वाचर। किसे बोलता था? सालिम अली को। समझ गए हैं? सांवले सपने की याद में वर्ड वाचर किसा गया है? सालिम अली को कहा गया है। दोस्तों इसमें से सवाल उठकर आएंगे एग्जाम में, सोच लो, मैं बता रहा हूं, इसलिए देख लो, एक भी सवाल मिस मत करना। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन नहीं भाई, सबके बचपन के दिन, ये कविता का नाम है। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये दोस्तों एक संस्मरण पाठ है। क्यों? मेरे बचपन के दिन को याद कर रहा है ना, तो यह संस्मरण वाला हो गया। मेरे बचपन के दिन स्मरण करके बता रहा है, क्या ही वो बचपन था जब मिट्टी से आप लोग खेलते थे, ठीक है। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला दोस्तों? तो चांदी का कटोरा मिला। तो उसको कैसा? चांदी का मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी का। किसका? चांदी का। किसका? 2 सही हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है दोस्तों? कबीर के अनुसार मानसरोवर का अर्थ होता है ये वाला, चलो मन या मानस, ठीक है। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में छप भी गया होगा, तो देख लो अच्छे से। पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। ना मैं पक्ष के सुनता हूं, ना मैं विपक्ष के सुनता हूं, मैं अपने मन के अक्ष के सुनता हूं। बाख किसकी रचना है दोस्तों? तो बाख जो है ना, ये आप लोग का ललधद की रचना है, ठीक है। बाख किसकी रचना है? ललधद की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला सवाल देखिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाए माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला सवाल है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो मेघ आए कविता में कौन सा ऋतु वर्ण का वर्णन हुआ है दोस्त? तो वर्षा ऋतु का। वर्षा में मेघ आता है ना भाई, कोई पूछने वाली बात है? प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? प्रश्न की भांति बच्चों का काम पर जाना। एक मिनट, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है बच्चों का काम पर जाना, ठीक है। इसे प्रश्न की भांति लिखा जाना चाहिए, बच्चों का काम पर जाना, ठीक है। क्या बच्चों काम पर जाना चाहिए? इस प्रकार मतलब ये सच में प्रश्नवाचक चिन्ह है। माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो माटी वाली पाठ के लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल। नौटियाल इसका 1 सही हो जाएगा, विद्यासागर नौटियाल। ओके, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल है। इसका 1 हो गया। 39 नंबर देखिए 39, रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है दोस्तों? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम प्रेमा है। उमा प्रेमा, उमा प्रेमा, उमा प्रेमा, याद रखना प्रेमा। और आज का अंतिम सवाल अगला 5 करोड़ रुपए के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई? अब 5 करोड़ मेरे पास मांगने मत आ जाना, समझ रहे हो, ऐसे ही बोल दिया। 40 का हो जाएगा बूढ़े पति के लिए। दिया दोस्तों, माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई थी? वो अपने बूढ़े पति के लिए छिपाई थी। समझ गए? 2022 में यही चीज आप लोगों को पूछा गया था हिंदी, ये बिल्कुल इसी प्रकार का रहेगा। सिर्फ वहाँ पर टर्म 1 आप लोग का नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि इस बार तो टर्म 1 नहीं, सिर्फ एक ही टर्म में एग्जाम हो रहा है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 40 सवाल रहेगा और 40 नंबर मिलेगा। तो चलिए सवालों को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, आप लोग को पैसेज देखो कैसे करना है। पैसेज को सबसे पहले आप लोग पढ़ लेना। क्या है? परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वहीं पे जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। परिश्रम को सफलता की माना गया है, क्या माना गया है? तो कुंजी माना गया। कितना आसान सवाल, देखो इस प्रकार से आसान सवालों को कर लोगे। अगला सवाल क्या देखो, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो इसी को पढ़ोगे, देखो मिल जाएगी। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। तो
क्या बोलता है सब्जेक्टिव, तो मतलब जो पैसेज रहेगा इतना आसान रहेगा वो पूछिए मत, बहुत आसान रहेगा, पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। फिर 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। तो आगे देखिए उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है, तो लक्ष्मी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है, बोल रहा है कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जो भाग्यवादी उन्हें कुछ और नहीं मिलता, वही हाथ पैर के धरे रह जाते हैं, अक्सर उनके सामने अवसर उनके सामने से निकल जाते हैं। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। क्या हो रहा है, भाग्य क्या है, कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है, मतलब भाग्य किसका नाम है, कठिन परिश्रम का। तो कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है, कठिन परिश्रम का। कठिन परिश्रम करोगे तभी भाग्य अच्छा होगा। बुद्धि और विवेक किसको मिला दोस्तों, तो पढ़िएगा तो मानव को। भैया दानव पशु पक्षी किसी को नहीं मिला है, मानव, जी हाँ मानव है, हमें ही बुद्धि दिया गया है वो, ठीक है। लेकिन आप तो समझ हो कितना बुद्धि है सबका आजकल। आगे देखो अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है, कविता टाइप का, इसको पढ़ लेना और इसका जवाब देना क्या है। देखो कांटा किसकी अंगुलियों को छेद कर देता है, तो दोस्तों कांटा किसकी अंगुलियों को क्या कर देता है, तो छेद कर देता है। चलिए यहाँ से बोल दिया मैंने, कांटा अंगुली को क्या करता है, छेद कर देता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ पढ़िएगा यहाँ सारा मिल जाएगा कि है जन्म लेते हैं, छेद कर देता कांटा किसी की अंगुलियां, है ना, उसी प्रकार से। अगला सवाल है एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेता है दोस्तों, तो एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेता है। यहाँ देख सकते हैं फूल और तितलियों की गोद में भौरों, फूल और तितलियों की गोद में भौरों, यहाँ पर एक ही जगह में, एक मिनट, अरे क्या कर रहा है, ठीक है, जन्म लेते हैं एक ही जगह में, एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी से डालता, ठीक है। तो क्या फूल और मतलब जो है क्या एक ही जगह पर जन्म लेता है, देख सकते हो ऑप्शन में क्या है, फूल और पत्ते, फूल और कांटे, तो फूल और क्या हो जाए, कलियां हो जाए, यहाँ पर एक ही जगह पर जन्म लेता है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोल रहा है कि भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है, भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है, इसको पढ़ना यहाँ पर आप लोगों को लिखा होगा, ठीक है। भौर को अपना अनूठा रस पिला निस्सुगंधों से निराले ढंग से है सदा तेल देता कलीजी की खिला, ठीक है। तो ऐसे एक है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर्य शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम कर दे जो किसी में हो बड़प्पन की। मतलब फूल और कांटे का बात इसमें किया गया है दोस्तों। तो सवाल कौन मतलब था, भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है दोस्तों, तो भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है, कांटा भेद देता है। भौरा उसमें बैठने आता है तो कांटा गड़ जाता है। तितलियों को गोद में कौन लेता है दोस्तों, तितलियों को गोद में फूल लेते हैं, फूल जाकर बैठते हैं, ऐसे फूल है, तितली जाकर उसमें बैठ जाती है, ऐसे करके, समझ रहे हो ना, तो फूल उन्हें गोद में लेती है। सबकी आंख में कौन खटकता है, तो कांटा ही तो सबकी आंख में खटकेगा, अगर फूल थोड़े खटकता है तो कांटा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों व्याकरण पोर्शन से है, देखो क्या सुपुत्र, बिल्कुल इसी प्रकार का उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय व्याकरण पोर्शन इसी प्रकार से रहेगा, तो समझ लो, बना लोगे, मैं समझा दे रहा हूँ। बोला है सुपुत्र शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, कौन सा उपसर्ग, तो उपसर्ग मतलब समझ लो जो शब्द के पहले ऐड होता है ना उसे उपसर्ग बोलते हैं। शब्द के पहले क्या है, सु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सु। शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, पहला जो मिला होता है, पहला अक्षर में मतलब क्या, 2 भागों से बना होता है, संधि विच्छेद करोगे तो 2 भाग मिलेगा, तो पहला भाग होता है उपसर्ग, दूसरा भाग होता है प्रत्यय। अपनापन, तो क्या होगा, अपना जोड़पन, अपनापन, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय मतलब क्या ना पर, प्रत्यय मतलब पर मतलब बाद का, तो क्या हो जाए प्रत्यय किसका प्रत्यय, पन का प्रत्यय, यहाँ अपनापन में पन प्रत्यय है। सूर्य का सही पर्याय शब्द क्या है, दिनकर है मेरे भाई, दिनकर नाथ सूर्य भगवान। मैं कहता हूँ वाक्य में ने सर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा, मैं कहता हूँ, अगर उसमें ने का प्रयोग कर दो क्या होगा, मैंने कहा है। मैं कहता हूँ ने का यूज इसमें करोगे तो हो जाएगा मैंने कहा है। अगला सवाल देखेंगे, कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो कुल शब्द युग्म ये जो है आपका 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा योग किनारा, एक का होता है योग, एक कुल का मतलब योग, एक कुल का मतलब किनारा, गॉट इट। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होता है दोस्तों। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल, वाक्य का अलग सा वीडियो है उसको भी देख लेना, लेकिन अभी समझ लो इसमें परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, कैसा वाक्य है दोस्तों, ये सरल वाक्य, परिश्रमी लड़के हैं परीक्षा में सफल होता है। अगर ऐसा बोलता कि जो लड़के परिश्रमी होते हैं वो परीक्षा में सफल होते हैं तो यहाँ पर मिश्र हो जाता, लेकिन सिंपल सा सेंटेंस है तो मिश्र सरल वाक्य हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, भैया आंख मूंद के जहां भी और लिखा रहेगा ना तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगी, क्यों और का प्रयोग किया गया है। हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए, मानव का विशेषण बनाकर एक स्थान को पूर्ति कीजिए, मतलब आपको मानव का जो विशेषण होता है वहीं पर भरना है। तो मानव का विशेषण क्या होता है, मानवीय होता है, तो मानवीय कहाँ है, ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 4 है मानवीय। अगला सवाल है, संतरा मीठा है या बाइक का किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, तो संतरा मीठा है या किस बाइक का उदाहरण है,
संतरा मीठा है, गुण बोल रहा है ना उसका कि हाँ संतरा। संख्यावाचक तो होगा नहीं क्योंकि संख्या है नहीं। परिणामवाचक तो होगा नहीं, थोड़ी परिणाम बोला कि 1 तोला संतरा है। सर्वनामिक हो गया, ये होगा भी नहीं। और गुणवाचक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्यों संतरा मीठा है। गुण क्या है संतरा का? मीठा है, खट्टा थोड़े है भाई, तो ये गुण है ना उसका। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ बेटा, नहीं तो 9 2 11 होना पड़ेगा घर से। मतलब क्या, एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे नहीं तो घर से भागना पड़ेगा। 9 2 11 मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर 3 फेमस सा है ये। 21 देखो क्या बोला। अब ये दोस्तों टोटली पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, समझ लो क्या है। मानसरोवर का यहाँ पर कविता लिखा गया है। मानसरोवर सुलभ सुभर जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी नानत न जाही, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होयो। वाह। हस्ती पर चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीचा दारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। प्रयुक्त जो है प्रस्तुत पद्यांश, उसके कवि कौन है दोस्तों? तो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। इसका कवि का नाम कबीरदास है। क्या है? कबीरदास, जो उन्होंने मानसरोवर कवि की रचना की थी। मानसरोवर क्या है दोस्तों? तो मानसरोवर एक झील है जहां पर बतख क्या मोतिया चुग रहे हैं। मुक्ता फल मतलब मोती होता है, ठीक है। मुक्ता फल का अर्थ क्या है? देखिए दे दिया क्वेश्चन। मुक्ता फल का अर्थ क्या है दोस्तों? मोती होता है मुक्ता फल का अर्थ। नेक्स्ट, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है कितना बार? तो गिन लेना है कितना बार हुआ है। 4 बार प्रयुक्त हुआ है प्रेमी शब्द का। 24 का 3 सही हो जाएगा। 25 नंबर देखोगे अगला सवाल क्या है। संसार किस रूप में है? तो संसार किस रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर आप ये चीज पढ़ोगे किताब में तो मिल जाएगा, ठीक है। संसार दोस्तों भूखंड देशक मारी स्वान रूप संसार, मतलब स्वान ये कुत्ते के रूप में है, ठीक है। संसार किस रूप में है? कुत्ते के रूप में है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कुत्ते रूप में है संसार। निम्नलिखित में प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन है दोस्तों? तो कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो है बीजक। याद रखिएगा क्या है? बीजक। बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में आ सकता है। कबीर कैसा संत थे दोस्तों? तो वो सदगृहस्थ थे, ठीक है। क्या थे? वह सन्यासी गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं थे, वो क्या थे? सदगृहस्थ ब्रह्मचारी मतलब संत थे, ठीक। 28 है कबीरदास किस काल के कवि थे दोस्तों? तो कबीरदास रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। किस काल के थे? तो वो थे भक्ति काल के कवि। कौन सा काल? ये काल, नवकाल, भक्ति काल हो जाएगा सही उत्तर। 28 का 2 सही हो गया। 29 नंबर देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है सब श्वासों की श्वास में भक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? सब श्वासों की श्वास का अर्थ होता है कि ईश्वर का जो निवास है कण कण में बसा हुआ है। इन ईश्वर का निवास कण कण में है। समझ गया ना? ईश्वर का निवास कण कण में है। अगला सवाल है पखा पखी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो पखा पखी अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। क्या होता है? पक्ष विपक्ष। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। अगला सवाल देखिए, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही नहीं आता कि यह कैसा स्वामी है, इसे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब क्या बोल रहा है? दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा सबिका कि सारा दिन बीत गया और खाने को तिनका भी ना मिला। समझ में ही नहीं आता यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरफ पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र एक फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर ना आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। दोस्तों ये कहानी है जब दोनों बैल गया के घर से भाग जाता है, ठीक है। मार्केट मतलब गया उससे पूरा दिन काम करा रहा था पर उतना खाना नहीं दे रहा था, ठीक। तो वो वहां से भाग जाता है और उसको रास्ते में पकड़ लेता है कांजी हाउस में। कांजी हाउस मतलब दोस्तों जहाँ पर सरकारी पशु रखे जाते हैं, कहीं पर मतलब बिछड़ जाता है कहीं पर, तो वो सरकारी होता है वहाँ पर। बकरी बैल कहीं भी मतलब इधर उधर का बोलता है ना कि बौड़ा गया है, ठीक है, बौरा गया है, तो उन सब पशुओं को रखा जाता है। और वहाँ पर उन लोग कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा था, तो वो कह रहा था हीरा और मोती कि इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मारता था पीटता था पर खाने को तो कुछ तो दे रहा था, तो पर यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बंद करके रख दिया था, ठीक है। वो टकटकी लगाए फाटक की ओर देख रहे थे कि कोई आ रहा है क्या खाना देने, पर कोई नहीं आ रहा था। लास्ट में वो क्या, वो दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटना शुरू कर देते हैं, पर क्या उससे तृप्ति होती? ये चीज़ दिया। प्रस्तुत गद्यांश से किस पाठ का है दोस्तों? तो ये आप लोग का दो बैलों की कथा का है। बहुत फेमस दो बैलों की कथा है, पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा। वैसे आप लोग तो बोल ही दिया मैंने थोड़ा बहुत। दोनों मित्र क्या थे दोस्तों? दोनों मित्र क्या थे? बैल थे। हीरा और मोती दो बैल थे, समझ गए। सबिका का क्या अर्थ है दोस्तों? घास, गन्ना, सरोकार की साकार, ठीक है। तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाए दोस्तों? तो सबिका का अर्थ दोस्तों सरोकार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था दोस्तों? कांजी हाउस में। कांजी हाउस मतलब जो सरकारी कैद खाना होता है, जहाँ पर मतलब पशु जीव मतलब जीवों को रख दिया जाता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो दोनों बैल इधर उधर घूम रहे थे, उसका कोई मालिक नहीं था, तो उसको बंद करके कांजी हाउस में रख दिया गया था। सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटक रहे देखते रहे? तो फाटक की ओर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया।
अब दोस्तों अगला सवाल भी किताब से ही है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डांडे। डांडे डांडे डांडे, ओके, डांडे नाम ही खतरा है, याद रख लेना। लहासा की और किस प्रकार का, लहासा की और दोस्तों किस प्रकार का पाठ है दोस्तों, तो याद रखना लहासा की और जो है ना, ये आप लोगों का यात्रा वृतांत है, यात्रा सुनाई है इसमें। लेखक के सहयात्री का नाम था दोस्तों सुमति, क्या था लेखक के सहयात्री का नाम, सुमति था। सालिम अली क्या थे दोस्तों, तो वो एक पक्षी विज्ञानी थे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना इसको। कौन थे सालिम अली, पक्षी विज्ञानी थे। और सालिम अली की एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो एयरगन से उसके गौरैया घायल होकर गिर गई थी दोस्तों। कबीर की रचनाओं को प्रमाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है दोस्तों, याद रखना कबीर की रचनाओं को प्रमाणिक ग्रंथ बीजक को माना जाता है। किसको, तो बीजक को, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे दोस्तों, तो कबीर जी निर्गुण के उपासक थे। किसके, निर्गुण के। कबीर किसके विरोधी थे दोस्तों, तो कबीर पाखंड के भी विरोधी थे, कर्म कांड के भी विरोधी थे और भेदभाव के भी विरोधी थे। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया दोस्तों, कबीर की जो साखियां थी, ठीक है, तो उसमें कबीर किसका महत्व बताया है, तो उसमें दोस्तों कबीर हमेशा से प्रेम का महत्व बताते आए हैं, ठीक है। घृणा का, ईर्ष्या का, अपकर्म का थोड़ी बताएंगे, वो तो प्रेम का ही महत्व बताएंगे, ठीक है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है दोस्तों, मंदिर में तो ढूंढते ही हैं ईश्वर को, जाके मस्जिद में भी ढूंढते हैं, क्रियाकर्म में भी ढूंढते हैं। बड़ी जो खेल का मैदान है भैया, यहाँ पर जाके चौके छक्के मारते हो, यहाँ कहीं जाके ईश्वर को ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं, समझ रहे हो। किसको सब श्वासों का श्वास कहा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर ईश्वर को यानी भगवान को सब श्वासों का श्वास कहा गया है। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान है, ईश्वर है, कण कण में बैठा हुआ है, कण कण में है, ठीक है। मानसरोवर सुरभ जल हंसा केली कराही में, हंस किसका प्रतीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हंस भक्त हृदय का प्रतीक है, ठीक है, किसका, भक्त हृदय का। अगला सवाल देखिए क्या है, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है, भक्त, मन या मानस, ईश्वर, सांसारिक भोग। तो दोस्तों कबीर के अनुसार मानसरोवर का अर्थ है मन या मानस। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ, पिछले बारी वाला सवाल पूछा गया था, ध्यान से देख लो। पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष, क्या होता है, पक्ष विपक्ष, याद रख लेना। हंस कहाँ के जल में क्रीड़ा कर रहे थे दोस्तों, तो हंस मानसरोवर के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। कहाँ पे, मानसरोवर के जल में क्रीड़ा कर रहे थे और क्या चुग रहे थे, वहां दोस्तों मोती चुग रहे थे, दाना मत कर देना गलती से, मोती चुग रहे थे, याद रखना। हंस क्या चुग रहे थे, मोती चुग रहे थे। कौन मानसरोवर को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते थे, तो दोस्तों हमारा जो हंस है, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। मानसरोवर में लोग खेलते थे, मोती चुगते थे, तो हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, याद रख लेना। हंस किसके प्रतीक है दोस्तों, प्रभु भक्त के, अमृत के, क्रीड़ा के, कि संसार के, तो हंस जो है दोस्तों प्रभु भक्त के प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेमी किसका प्रतीक है दोस्तों, तो प्रेमी यहाँ पर प्रभु भक्त का प्रतीक है। प्रेमी किसका प्रतीक है, प्रभु भक्त। प्रभु भक्त वही होते हैं, प्रेमी ही तो प्रभु भक्त होते हैं। प्रभु भक्त को कौन आसानी से नहीं मिलता, सच्चा प्रभु भक्त। जी हाँ दोस्तों, प्रभु भक्त को सच्चा प्रभु भक्त आसानी से नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विष किसका प्रतीक है दोस्तों, तो विष पाप का, वासना का, दुर्भावना का, सभी का हो जाएगा, इसलिए सभी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग, भक्ति, मुक्ति, पुण्य, सद्भावना आदि का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों भक्ति, मुक्ति, पुण्य सारी अच्छी चीज है, तो ये अमृत का प्रतीक हो जाएगा ना, क्योंकि सारी अच्छी चीज है, और ये जो है पाप, वासना, दुर्भावना सारी बुरी चीजें, इसलिए विष का प्रतीक हो जाएगा। ये अच्छी चीज अमृत का प्रतीक होता है, खराब चीज विष का प्रतीक होता है। भक्तों की सत्संगति से विष क्या बन जाता है दोस्तों, भक्तों की सत्संगति से विष भी दोस्तों अमृत बन जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भक्तों की सत्संगति से विष क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है, 9 का 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो सांवले सपनों की याद में दोस्तों ये सालिम अली की जीवनी की कहानी लिखी गई थी, और इसको किसने लिखा था दोस्तों, इसको जाबिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर 3 जो है जाकिर हुसैन नहीं कीजिएगा, बहुत थोड़ा सा अंतर है जाकिर और जाबिर में, क और बौ का, तो गलती से भी क को बौ को मत कर देना, ये जाबिर हुसैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है, अभी मैंने कहा किसका, बिल्कुल दोस्तों सालिम अली का उसमें वर्णन हुआ है। सालिम अली कौन थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे, वो पक्षी को मतलब उसके बारे में शोध करते थे। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे, तो दोस्तों एक पक्षी विज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आबसार क्या है दोस्तों, इसका अर्थ समझ लीजिएगा, आबसार का अर्थ होता है झरना, क्या होता है, झरना। कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कौन खाली नहीं होता, भैया वृंदावन, जहाँ कृष्ण अपनी बांसुरी से मधुर धुन निकालते थे, गोपियां मोहित हो जाती थी, राधा जी मोहित हो जाती थी, कहाँ पर,
बांसुरी बजाते थे तो वृंदावन में, तो कृष्ण की बांसुरी की जादू कहीं से कभी कौन खाली नहीं होता, तो वृंदावन बिल्कुल भी खाली नहीं होता। अगला सवाल है, सालिम अली की मौत का कौन सी बीमारी थी दोस्तों? सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी था? तो कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। सालिम अली का कैसी थी दोस्तों? तो ये तो सालिम अली जो भी कवि होते हैं ना, कमजोरी होते हैं दोस्त, तभी तो कवि बनते हैं, मतलब दिल से कमजोर, दिल उनका टूट फूट जाता है। तो सालिम अली क्या थे? कमजोर का थी उनकी। सालिम अली की उम्र कितने वर्ष की थी दोस्तों? यहाँ पर 90 के आसपास उनका वर्ष दिखा था, ठीक है, तो 90 के आसपास था नहीं, तो यहाँ पर 100 वर्ष आप मार सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 वैसे 90 रहेगा, तो 90 91 मारना, जो 90 यह रहेगा 91 रहेगा उन्हीं को मारना। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना थी। क्या था? तहमीना, याद रखना। सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचर किसे कहा गया? वर्ड वाचर मतलब, वर्ड मतलब पक्षी, वाचर मतलब देखना, तो वर्ड वाचर कौन देखता था? अरे भाई सालिम अली देखेंगे ना, क्यों? वही तो पक्षी वैज्ञानिक थे। तो यहाँ का सा भी सही उत्तर हो जाए, सालिम अली वो देखते थे। अगला सवाल है, जटिल प्राणी किसे? दुनिया में सबसे जटिल प्राणी अगर कोई है तो है हम और आप, मतलब ये सारी दुनिया। जी हाँ, मनुष्य हो जाएगी। मनुष्य सबसे जटिल प्राणी है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में। अगला सवाल क्या है देखिए, जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? दोस्तों जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली जो है ना, एक हमेशा पहेली बनकर रहेंगे। सालिम अली कौन विज्ञानी थे दोस्तों? सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सालिम अली पक्षियों को खोजने के लिए क्या चीज अपने पास रखते थे दोस्तों? तो अपने पास पक्षियों को देखने के लिए वो दूरबीन रखते थे। जी हाँ, दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे। अगला सवाल हम लोग का है, सालिम अली केरल के किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे दोस्तों? तो सालिम अली केरल के जो साइलेंट वैली है उनको रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या बोला देखिए, सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे दोस्तों? तो सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिले थे। किससे मिले थे? तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला सवाल है, दो बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? दो बैलों किसने लिखा था? प्रेमचंद भैया, प्रेमचंद ने लिखा था ये कहानी। अच्छे से पढ़ लेना, बहुत मजेदार कहानी है, मतलब इतना मजेदार कहानी मैंने 9th 10 में पढ़ा था, मुझे अब तक याद है वो कहानी। गया और उसके बैल की कहानी, सॉरी झूरी की कहानी, उनके बैलों की कहानी, उस लड़की की कहानी। दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है दोस्तों? तो ये आप लोग कहानी है। क्या है? एक प्रकार का कहानी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है दोस्तों? तो दो बैलों की कथा जो है ना, वो कहानी है। दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है? बुद्धिहीन पशु कौन है? देख कर ही तो बोल दोगे। जी हाँ, गधा सबसे बुद्धिहीन पशु होते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होता उतना। पाठ के अनुसार गधे के गुण क्या होते हैं? पाठ के अनुसार गधे के गुण सीधापन होता है। गधा बहुत ही सीधा होता है ना, देखते हो, मारोगे उसको तो भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गधा तो गाली भी दे तो गधा। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दी है? गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनि का पद्धति दिया है? ठीक है, गधे के किन गुण ने उसे ऋषि मुनि का पद्धति दिया है? तो उसके सहन शक्ति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, पाठ के आधार पर दो बैल है, उनके नाम क्या है दोस्तों? दो बैल का नाम है हीरा और मोती। ठीक है, हीरा और मोती हो गए मेरे साथी। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है दोस्तों? तो उनके स्वामी का नाम झूरी था। क्या था? झूरी। आप लोग जानते हैं झूरी के दो बैल था। हीरा और मोती का स्वामी का नाम क्या था? झूरी। क्या गया झूरी का क्या लगता था दोस्तों? गया झूरी का साला लगता था, और उस साले को बैलों को जोतने के लिए दे देता, और ये साला इतना साला था, मतलब इतना खत्म था, बैलों को से सिर्फ काम करवाता था, खाने के लिए कुछ नहीं देता था। तो फिर अंत में उसकी जो छोटी बेटी थी, उसका बैलों पर दया आ गया और उन्हें रोटी दे दी थी, लास्ट में उन्हें खोल दी थी। जाके बैल जो है हीरा मोती कंजी हाउस में बंद हो गए थे। दोनों बैल अपने नए स्थान पर किस समय पर पहुंचे दोस्तों? तो दोपहर में पहुंचे थे। गया के घर, नए स्थान मतलब गया के घर। सुबह निकले थे, शाम को पहुंचे थे। पैदल चल चल के थक गया था, फिर भी ज्ञान ने उसे खाने नहीं दिया था। प्रश्न देखिए क्या है, दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? तो छोटी बच्ची का प्रेम उमड़ गया, उसी ने उसको जाके रोटी खिलाया। देख रहे दोनों बैल इतने भूखे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, तो उन्हें क्या किया? रोटी खिलाया। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटी किसने दी थी? अरे भैया, छोटी बच्ची ने दी थी। नेक्स्ट देख लो, हीरा मोती की मदद उनके गले में रस्सी को खोलकर की कौन की? तो इस छोटी लड़की ने उसको गले में बंधी रस्सी को खोल दिया था, और हीरा और मोती दोनों चल गया था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए दोस्तों? तो पहली बार गया के घर से दोनों बैल भागकर कहाँ चल गया? झूरी के घर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। हीरा मोती किस भाषा में से एक दूसरे से बात करते थे दोस्तों? वो मुख भाषा में। कौन सी भाषा में? मुख भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। और अंतिम सवाल है, दो बैलों की एक बार
किस जानवर से भिड़ंत हुई? तो दोस्तों जब वो भाग कर घर जाने लगा तो रास्ते में उसका भिड़ंत एक बैल से हो गया था जो उसको मार रहे थे। तो हीरा और मोती दोनों ने मार मार कर उसको भगा दिया, बैल को। पर एक दोस्तों गद्यांश दिया है पैसे जब पढ़ लेना। मैं आप लोगों को चलिए आंसर को बोलता हूँ क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हिंदी में दिया, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, त्यौहार के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कई नए देशों का आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। तो वो त्योहारों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं। मतलब कौन सा ऐसा त्योहार जिसमें किसान खुशी से झूम उठते हैं, मतलब उसमें आनंदित होते हैं। तो दोस्तों महापुरुषों की याद में मनाई जाने वाला जो त्योहार होता है उसमें किसान आनंदित होते उठते हैं, यानी एक का बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोनों बताइए क्या बोल रहा है कि कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। कौन सा ऐसा त्योहार जो हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देती है दोस्तों। तो महापुरुष की याद में जो त्योहार मनाए जाते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर मनाया जाता है, उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस का भी मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो उनकी याद में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो काफ़ी मतलब देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है दोस्तों। तो सभी त्योहारों का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, क्या सभी त्योहारों का लक्ष्य है दोस्तों उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। ठीक है, क्या उसमें निहित जो अच्छे विचार है उसको समाज में फैलाना। चलिए नेक्स्ट चैनल देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। तो इसका गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, इसका सही शीर्षक होगा त्योहारों का महत्व। ठीक है, त्योहार का क्या महत्व है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उल्लास भी होता है एक, तो 5 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों फिर से एक पद्यांश दिया है, पहले गद्यांश दिया था, अब एक काव्यांश बोलिए, पद्यांश बोलिए, कविता टाइप का दिया है, तो पढ़ लेना इसको। माँ के बारे में लिखा हुआ है, माँ के प्यार के बारे में लिखा हुआ है। तो पहला सवाल है कवि को अकेले में किसकी याद आती है दोस्तों। तो कवि को अकेले में दोस्तों उसकी माँ की याद आती है, इसलिए यहाँ माँ की सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ नहीं वाला, ये पढ़ोगे तो सारा चीज़ आपको पहले क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगला सवाल है नाज नखरे उठाना मोहबरी का अर्थ क्या है। नाज नखरे उठाना मतलब जानते ही हो क्या, कि हर तरह की इच्छे को पूरा करना, मतलब वो मेरी नाज नखरे उठाता है। ठीक है, आप लोग भी किसी की नाज नखरे उठाते होंगे तो क्या वो क्या होता है, हर तरह की इच्छा पूरी करना होता है। 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी दोस्तों। दूध पिलाते समय बोलती थी माँ मेरा बेटा मेरा शेर बनेगा। आप लोग की माँ आपको दूध पिलाती है खिलाती तो बोलती होंगी मेरा बेटा शेर बनेगा, मेरा बेटा महान बनेगा। तो उसी प्रकार कवि की माँ भी बोलती थी कि मेरा बेटा शेर बनेगा, लेकिन क्या बने वो कवि बन गए चलो ऐसा मजाक था ही। आंसर देखो 9 नंबर सवाल क्या, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी दोस्तों। तो कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी, उसे अपनी ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। तो देखिए इसका उचित शीर्षक जो है दोस्तों माँ का प्यार भी हो सकता है, माता का आंचल भी लिख सकते हो आप, या फिर माँ की ममता भी बोल सकते हो, यानी तीनों जो है ना वो सही लग रहा है, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसको बोल दो, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों व्याकरण खंड में हम लोग आएंगे। चलिए व्याकरण देखते हैं क्या क्या है और इसमें कितना सवाल है, क्या उसका जवाब है। इसी प्रकार के व्याकरण एग्जाम में पूछ जाएंगे। क्या देखो, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे डैश कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और बाद में जुड़ेगा तो बोलेंगे प्रत्यय। तो किसी शब्द के पहले जुड़ रहा है, बना रहा है, उसको चेंज कर रहा है तो होगा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या कि सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सुनारिन शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सुनारिन में इन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन सर इन तो 2 जगह पे है, तो ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, समझ रहे हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी डी मतलब इन ही है। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। तो आकाश का जो सही पर्यायवाची शब्द है ना वो हो जाएगा गगन। क्या हो जाएगा, गगन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीता आम खाती है वाक्य में ने प्रासर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। देखिए सीता आम खाती है, वहां पर ने आप लोग यूज कीजिएगा, तो सीता ने आम खाई। ठीक है, क्या होगा, सीता ने आम खाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या है। विशेषण देखिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बोलना, काफी आसान है। ठीक है, संख्या वाला विशेषण होगा, क्या होगा उत्तर कमेंट करके बोलना। 6 में तो क्या बोल रहा है, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होता है। राम ने समय पर काम पूरा किया, सिंपल सा शब्द है, राम ने समय पर काम पूरा किया, कुछ भी तामझाम नहीं है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, और जुड़ा है मतलब ये 2 शब्दों को जुड़ा गया है, मतलब ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल हम लोग 18 नंबर कि 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो अगला सवाल है लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदलने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लड़का अच्छा है, तो इसमें अगर आप इसको वचन बदल दो, अभी एक वचन है लड़का है, अब बहुत सारे वचन लड़के हो जाएंगे, तो लड़के क्या हो जाएंगे, लड़के अच्छे हो जाएंगे।
पहले था लड़का अच्छा, अभी क्या हो जाएगा, लड़के अच्छे हैं। विशेषण पद के द्वारा किसी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह उसे क्या कहते हैं। विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बदलाई जाती है दोस्तों वो होता है विशेष से। यानी 20 का जो है सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग व्याकरण प्रश्न। अब आते हैं पाठ्य पुस्तक। 20 नंबर का हो गया इतना, अब 20 नंबर का होगा पाठ्य पुस्तक से सवाल रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहले एक ध्यान पढ़ना है जो बोले किताब से ही लिया है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। 21 नंबर सवाल देखिए। तो दोस्तों प्रस्तुत पद के रचनाकार जो होंगे ना वो कबीरदास हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये जो लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ठीक है। तो ये किसने लिखा था, हाँ एक किसका ए सही हो जाएगा, तुलसीदास ने, सॉरी कबीरदास ने लिखा था। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है दोस्तों, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है बैराग का मतलब क्या दोस्तों। तो बैराग मतलब दोस्तों आप लोग क्या सही हो जाएगा, बैराग मतलब बैराग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग है, पद में किन दो तीर्थ स्थलों का नाम आया है। पद में किन दो तीर्थ स्थलों का नाम आया है दोस्तों, तो यहाँ पर आए काबा और कैलाश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्नों का सही विकल्प कर चयन कीजिए। 25 नंबर, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या आता है। सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का आशय क्या है। तो देखो सब सांसों के श्वास में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 नंबर का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं दोस्तों, मतलब कौन घूमता है इधर उधर, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस घूमते हैं इधर उधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा कबीर का जन्म 27 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1398 में कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक है। तो 27 का ए सही हो जाएगा। 28 में देखो क्या बोल रहा है, 28 बार, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है दोस्तों, तो कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक। ऑप्शन नंबर ए 28 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पखा पखी का अर्थ क्या है दोस्तों। पखा पखी मतलब होता है क्या, पखा पखी मतलब ये जो लिखा हुआ है पक्ष विपक्ष, ठीक है। तो 39 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पक्ष विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार को किसके समान बताया गया दोस्तों। संसार को किसके समान बताया गया, तो संसार को यहाँ पर देख सकते हैं कुत्ते के समान बताया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्या बोल रहा है, फिर से एक गद्यांश दिया है और ये भी दोस्तों आप लोगों का किताब से ही लिया गया है, ठीक है। दो बैलों की कथा से लिया गया है। तो देखो क्या लिखा है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी। छोटी सी लड़की दोस्तों जो थी वो मतलब जो दो बैल थे हीरा मोती को क्या खिला के जाती थी, तो इसका सही उत्तर है रोटियाँ। उस आगे क्या खिलाती थी, रोटियाँ खिलाती दोनों बैलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखिए, लड़की बोल, लड़की के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो लड़की के पिता का नाम भैरव था। क्या नाम था, भैरव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तो इसका सी सही हो जाएगा। सौतली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी दोस्तों, सौतली माँ उस लड़की को क्या करती थी, मारती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए। दो बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था दोस्तों, उसे दिन भर जोते जाते और डांडे खाते, दिन भर आराम करते, दिन भर खाना खाते, दिन भर सोते थे। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही दोस्तों, उसे दिन भर बिल्कुल काम कराता था और डंडे मारते थे, ठीक है। मतलब खाना नहीं खिलाता था उसको, डंडे खिलाता था बैलों को, समझ रहे हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है दोस्तों। इसके लेखक जो दो बैलों की कथा है इसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। भाई साहब कहाँ भाग रहा है, तो दो बैलों की कथा लेखक कौन थे, ये तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है, तो दोस्तों इसको याद रखिए, वृंदावन का सांवला पानी थी श्री कृष्ण की याद दिलाता है, तो उससे जुड़ी हुई चीजें याद दिलाता है। वृंदावन का हर एक चीज नंबर ए श्री कृष्ण भगवान की याद दिलाता है, ठीक है। चलिए चौड़ी में इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आगे और वीडियो आएगा, देखिए एग्जाम में बहुत भाग कर 37 में देखिए क्या बोल रहा है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया, तो लेखक गलत रास्ते में दोस्तों मील 1.5 मील चला गया था, ठीक है। लेखक गलत रास्ते पर मील 1.5 मील चल गया था, तो 37 का ए सही हो जाएगा। 38 में देखिए क्या बोल रहा है कि शेखर विहार मेंकंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 103। 39वां सवाल है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया दोस्तों, तो वो
लेखक का थोड़ा धीमा चलने का लगा और रास्ता भटक गया। लेखक क्या करना चाह रहा था, लेखक धीरे धीरे चल रहा था तो सबसे धीरे धीरे वो पिछड़ता गया और उस तरफ वो खो गया, मतलब बिछड़ गया।